दुनिया भर के सभी कैंसर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है लंग कैंसर। कॉमन होने के साथ-साथ सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी भी इसी कैंसर की वजह से होती है। सबसे ज़्यादा दुःख की बात यह है कि 90% से ज़्यादा लंग कैंसर प्रिवेंटेबल है, यानी इन्हें हम रोक सकते हैं, लेकिन वो होता नहीं। इसका सबसे मेन कारण स्मोकिंग है। स्मोकिंग एक लाइफ़स्टाइल हैबिट है जो आसानी से मॉडिफ़ाई की जा सकती है, यानी एक ऐसी आदत जिसे हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं और लंग कैंसर के होने वाली वजहों में से जो ये सबसे बड़ी वजह है, उस पे कंट्रोल या काबू पा सकते हैं। इसकी वजह से जो लंग कैंसर के केसेस हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे होते हैं। यही नहीं, ज़्यादातर लंग कैंसर्स बहुत एडवांस स्टेजेस में जाके डिटेक्ट होते हैं, यानी जो हमारे डिटेक्शन और जो डायग्नोसिस स्क्रीनिंग की प्रोसेस है, वो भी काफ़ी लेटर स्टेज में होती है, जहाँ से पेशेंट को वापस लाना या इस कंडीशन को रिवर्सिबल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। In India, lung cancer constitutes to around 6.9% of all the new cancer cases and 9.3% of all cancer-related deaths in both the sexes. 2012 के एक स्टडी जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा किया गया था, उसके मुताबिक करीब 52.1% यानी 52.1% लंग कैंसर पेशेंट्स में उनमें किसी भी स्मोकिंग की कोई भी पुरानी हिस्ट्री नहीं देखी गई थी। ऐसे कैंसर की जो वजह थी वो इंडोर पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कुकिंग ऑयल फ्यूम्स, साथ ही साथ कोल्ड स्टोव्स, बहुत सारे ऐसे और भी कारण हैं जो स्मोकिंग के अलावा भी होते हैं और लंग कैंसर को बढ़ावा देते हैं। मेडी सर्कल में हम लंग कैंसर के लिए जो अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जानी होनी चाहिए, इसके लिए हम एक लंग कैंसर अवेयरनेस सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम अवेयरनेस तो रेज कर ही रहे हैं और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नए रिसर्चेस, नई टेक्नोलॉजीज क्या है, नए ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स क्या है, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं। हेलो, मैं हूँ स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज इस लंग कैंसर अवेयरनेस सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर विकास कोठावड़े से। डॉक्टर विकास एक कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है जुपिटर हॉस्पिटल पुणे में। डॉक्टर विकास को करीब 11 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपना एमबीबीएस ग्रैंड मेडिकल कॉलेज और सर जे हॉस्पिटल मुंबई 2007 में तथा एमडी रेडियोथेरेपी फ्रॉम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल 2012 में कंप्लीट की है। He has got experience in intensity modulated radiotherapy, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी जिसे SBRT भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इंटरनल रेडिएशन थेरेपीज और इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी और कई सारे और रेडिएशन थेरेपीज में वो काफ़ी उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल करके रखी है। वो साथ ही साथ IMA, ISNO और AROE के मेंबर्स भी हैं। हेलो डॉक्टर विकास, वेलकम टू मेडी सर्कल। नमस्ते। जी नमस्ते। हाय एवरीवन। डॉक्टर विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? So before going to this, thank you for arranging this conversation because it is very useful for our peoples because till date we are just concentrating mainly on the tobacco chewing oral cavity cancers because we are seeing more of oral cavity cancers in India, but now we are also increasing because the smokers we are seeing more nowadays more, तो इसीलिए हमको अभी हमारा जो टारगेट है वो लंग कैंसर चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका में मोस्ट कॉमन कैंसर है लंग कैंसर। जो हमारी जो ट्रेंड है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर पहले अमेरिका में मोस्ट कॉमन कैंसर था और इंडिया में वो सेकंड कॉमन था आफ्टर सर्वाइकल कैंसर, जिसको गर्भ पिशवी के मुख का कैंसर बोलते हैं। तो वैसे कि अभी हमारा ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट हो गया है इंडिया में फीमेल्स में, वैसे भी लंग कैंसर विल बी आल्सो गोइंग टू बी द leading cause of cancer in India also. So this is very good seminar to be arranged. Definitely it will be helpful to our patients and caregivers also and those who are smoking also. तो आप देखेंगे कि लंग कैंसर के जो कॉजेस जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो सब दुनिया को पता है कि जो पीता है उसको भी पता है और जो नहीं पीता उसको भी पता है कि स्मोकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लंग कैंसर एंड इट इज द फैक्ट कॉज विच इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर विच वी ऑलवेज से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडिफाइबल, कि जिसको हम अगर बदलते हैं, उसको रोकते हैं, तो उसी दिन से उसका अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट हमारे बॉडी पे दिखाई देता है। क्योंकि हमको देखते हैं कि स्मोकिंग से 40 टाइप्स ऑफ डिसीजेस होते हैं इंक्लूडिंग अस्थमा, ऑल काइंड्स ऑफ सिस्टम्स आर अफेक्टेड। तो अगर हम स्मोकिंग को रोक दें तो हमारी बॉडी रिवर्सिबल इसमें चली जाती है और हमको कैंसर होने की संभावना कम होती जाती है। इसको बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। जैसे
अगर आप कोई हेरिडिटरी फैक्टर देखेंगे, कोई जेनेटिक देखेंगे, वो तो मॉडिफाइबल नहीं है, पर स्मोकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लंग कैंसर एंड विच इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर. सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि out of the 10 patients, 8 patients will find smoking is the most important cause. Smoking में around 7,000 chemicals रहते हैं, out of which 70 chemicals is responsible to cause a cancer. And it is not causing the cancer of only the lung, but it causes the cancer of all other parts of the body also. Because people used to think that कि अगर हम smoke करते हैं तो सिर्फ हमको lung का कैंसर हो सकता है, जैसे टोबैको इच्यू करते हैं उसको लगता है हमको सिर्फ ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है, वैसे नहीं रहता है क्योंकि वो जो केमिकल्स है, once it enters into the body, this hundreds of chemicals within that tobacco or will go to each and every part of the body and that can stimulate the cancer cells in that area. So हमको ये ध्यान में रखना है कि smoking is the most important cause and which is modifiable. But other causes जैसे कि exposure to जैसे हम इसको बोलते हैं कि related to our occupation, है ना, occupational exposures to asbestos, arsenic, cadmium, nickel, silica. जैसे जो industries है हमारे, केमिकल इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, उसमें से जो एजेंट्स रहते, जो केमिकल्स रहते, वो हमारे बॉडी में जाके, लंग्स में जाके वहां पे कैंसर सेल्स निर्माण कर सकते हैं. बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कैंसर कैसे करता है, अनकंट्रोल सेल्स ऑफ द ग्रोथ इज कॉल्ड एज अ कैंसर. सो ये अनकंट्रोल ग्रोथ अपने आप नहीं चालू होती, देयर हैज टू बी सम स्टिमुलस टू इट. कोई तो उसको भड़का देता है कि वो सेल्स अपने आप एबनॉर्मल हो जाती है. तो जैसे कोई भी, जैसे हम जैसे स्मोकिंग जिसमें वो हार्मफुल केमिकल्स है, जैसे एस्बेस्टोस है, कैडमियम है, निकेल है, ये बाकी के रिस्क फैक्टर्स जो है. और अगर हम देखेंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये कैंसर आनुवंशिक रहता है क्या, तो ऐसे पाया गया है कि कुछ प्रतिशत पेशेंट में, मे बी लेस देन 5% पेशेंट्स आर हेरिडिटरी लंग कैंसर. सो बट इट इज नॉट, you will see in all patients it is hereditary cancer. You will see basically in the patients who has very close relative who has a lung cancer, मतलब जिनके काफी पास वाले रिलेटिव, मतलब पिताजी है, चाचा जी है, हमारे दादाजी है, नाना जी, उनमें अगर लंग कैंसर होता है और उसमें भी अगर उनको यंग एज में हो जाता है, यंग एज में अगर ये पाया जाता है जल्दी, कम एज में उनको एक कैंसर आता है और एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कुछ हेरिडिटरी पैनल करके टेस्ट करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये हेरिडिटरी है कि नहीं है. सेकेंड थिंग है कि सेकेंड हैंड स्मोक भी आल्सो इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर. सेकेंड हैंड स्मोक मतलब क्या है कि अगर आपके आजू बाजू में कोई स्मोकिंग करता है, तो अगर वो स्मोकिंग आप इनहेल करते तो आपको जैसे कार्डियक रिस्क है, कैंसर की भी रिस्क उसमें ऑलमोस्ट 30% हो जाती है. तो पैसिव स्मोकिंग मतलब आप अगर खुद स्मोकिंग करें तो खुद को ही रोकना नहीं है, तो बाजू वाले को भी रोकना है जो स्मोकिंग करता है. अगर हम नहीं करते तो हम जिसके साथ जाके खड़ा रहते हैं स्मोकिंग जो करता है उसके साथ, उसको भी अपने को रोकना है. सो नॉट ओनली यू हैव टू प्रिवेंट योर रिस्क बट अदर्स रिस्क ऑल्सो. एंड ऐसे बोलते हैं इन यूके दे हैव डन द स्टडी दैट द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इन अ स्पाउस ऑफ अ स्मोकर. They have found that there is an increased risk in the spouse if the husband is smoking in front of the wife. So you should always, ये हमको ध्यान में रखना है कि पैसिव स्मोकिंग भी हमको निग्लेक्ट करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए. और अदर कुछ फेफड़ों की बीमारी जिसको हम बोलते हैं, जैसे COPD है या क्रोनिक अस्थमा है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, जिसमें लंग के टिश्यू को इंजुरी हो जाती है और वो भविष्य में आफ्टर 10 years 15 years वो परावर्तित हो सकती है लंग कैंसर में. पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जैसे मैंने बोला वो स्मोकिंग है, बाकी जो फैक्टर्स है वो कम प्रतिशत में पाए जाते हैं. जी. और डॉक्टर विकास, लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसे कैसे पहचान सकते हैं कि, और हमें डॉक्टर को कब अप्रोच करना चाहिए ये सिम्टम्स या ये लक्षण पहचान के? अगर आप सिम्टम्स देखेंगे तो बहुत से पेशेंट्स, अगर हमारे कंट्री में एटलीस्ट मैं बोलता हूँ कि हम जो पेशेंट देखते 10 में से 8% पेशेंट स्टेज 3 या स्टेज 4 में आ जाते हैं. इसका कारण ऐसा है कि इसके जो सिम्टम्स है रिलेटेड टू लंग इन्फेक्शन के जैसे रहते हैं, जैसे खांसी आना, बार बार खांसी आना है, एंटीबायोटिक देके ठीक नहीं हो रहा है, या खून आता है, स्पुटम में खून आता है, अगर खांसी करता है खांसी में खून आ रहा है, पेशेंट का वजन कम हो रहा है, या पेशेंट को ब्रीथलेसनेस हो रहा है जिसको बोलते हैं धाप लगना, है ना, जैसे पेशेंट को धाप लगता है अगर चलते समय बार बार, और वो हार्ट रिलेटेड नहीं है पेशेंट को. कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली आवाज बदल जाता है पेशेंट का, वो अगर कोई नर्व्स को वो ट्यूमर ट्रैप कर लेता है तो उसके कारण भी नर्व का पैरालिसिस अगर होता है तो उसका आवाज बदलती है, अलग सा सांस लेते समय अलग सा आवाज आता है,
ये आप सिम्टम देखिए, बहुत से सिम्टम अभी रिलेटेड टू आपके टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड रहते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो मिस हो जाते हैं ना, जैसे मैंने जैसे बोला वेट लॉस हो रहा है, डिक्रीज एपेटाइट, जिससे भूख कम लगता है, खांसी आता है, खांसी में खून आता है, ये सब सिम्टम आपको टीबी में भी दिखाई देते हैं। और हमारे कंट्री में टीबी इज मोर कॉमन देन द कैंसर, तो जी। इसीलिए बहुत टाइम टीबी करके ही ट्रीट हो जाता है। और हमारे पास जब पेशेंट आता है वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में मिलता है। या कैंसर स्क्रीनिंग हमारे कंट्री में इतना रूटीनली नहीं किया जाता है। जैसे आप अगर अब्रॉड देखेंगे तो वहाँ पे जब मैं था तो हम देखते थे कि HRCT, लो डोज सिटी स्कैन करके कैंसर स्क्रीन करते थे जो क्रोनिक स्मोकर्स है। तो अगर उनको जल्दी डिटेक्ट करेंगे तो जल्दी पा पाएंगे। पर हमारे कंट्री में हम ज्यादा इन्फेक्शन एरिया पे फोकस करते हैं, इसलिए वो सिम्टम्स लेट दिखाई दे जाते हैं। तो हमारे कंट्री में अगर मैं बोलूंगा कि सिम्टम ये पेशेंट में क्या दिखता है, तो जब कैंसर फैल जाता है, फेफड़ों से बाहर जाता है, अगर ब्रेन में गया तो ब्रेन रिलेटेड सिम्टम लाइक हेडेक है, वोमिटिंग है, पैरालिसिस हो जाता है। अगर वो हड्डी में चला जाता है तो हड्डियों का दर्द होता है ना। तो ऐसे अलग अलग सिम्टम, अगर फैलने के रिलेटेड जो सिम्टम है वो भी दिखाई देते हैं। तो आपको कैंसर लंग के रिलेटेड सिम्टम और फैलने के बाद जो सिम्टम है, वो आपको दोनों को तरफ ध्यान देना जरूरी है और डॉक्टर से कांटेक्ट करना जरूरी है। अगर आपका वेट लॉस है, कम ठीक नहीं हो रहा है, खून आ रहा है स्पुटम में से, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को मिलना चाहिए। जी। और डॉक्टर विकास, किस फेज में कैंसर रिवर्सिबल है? जैसे ट्रीटमेंट प्लान्स बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन चूंकि ये इस स्टेज पे भी बहुत डिपेंड करता है कि पेशेंट ने डॉक्टर को कब अप्रोच किया है। तो किस स्टेज तक कैंसर रिवर्सिबल है आपके हिसाब से, और ट्रीटमेंट प्लान्स क्या अवेलेबल है कैंसर के लिए? कैंसर इज नॉट अ रिवर्सिबल थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। कैंसर इज नेवर रिवर्सिबल। इफ यू द क्वेश्चन इज लाइक कैंसर इज क्यूरेबल कब तक जी। है ना, कि रिवर्सिबल नहीं होता है, क्योंकि एक बार सेल बन गई तो बन गई है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते नॉर्मल सेल में। हम जो कैंसर में परिवर्तित हुई वो सेल को नष्ट कर सकते हैं, उसको मतलब पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। तो स्टेज 3 तक हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं बेसिकली। मतलब जैसे स्टेज बढ़ता है उसका क्योर रेट कम कम होते जाता है, रिकरेंस रेट वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो फर्स्ट 2 स्टेजेस है उसमें रिकरेंस रेट कम रहता है, क्योर रेट ज्यादा रहता है। स्टेज 3 में वो और कम हो जाता है और रिकरेंस रेट बढ़ जाता है, फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेज 4 इज नॉट क्यूरेबल। अगर आज के ऑप्शंस आप देखेंगे तो स्टेज 1 अगर पड़ेगी, स्टेज 1 मतलब जो फेफड़ों से सीमित है, गांठ की छाई एकदम ही छोटी है, वो बाजू की ग्रंथियों में नहीं फैला है, तो ऐसे स्टेज में 2 ऑप्शन रहते हैं। अगर पेशेंट फिट है तो सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन, और वो मतलब वो फेफड़ों में से वो उसको बोलते हैं लोबेक्टमी या सेगमेंटेक्टमी, उतना ट्यूमर और उसके अराउंड का पार्ट ऑफ नॉर्मल लंग निकाल देते हैं और उससे पेशेंट पूरा ठीक हो जाता है। अगर पेशेंट सर्जिकली फिट नहीं है तो क्वाइट एडवांस टेक्निक लाइक बोलते हैं स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन, तो वेरी हाई डोज ऑफ रेडिएशन 5 से 6 दिन में वो ट्यूमर को जला देता है उसी जगह पे। मतलब जैसे सर्जरी में एनेस्थेसिया लगता है, सर्जरी एडमिशन लगता है, एनेस्थेसिया की रिस्ट लगती है। तो अगर पेशेंट फिट नहीं है सर्जरी के लिए तो वो पेशेंट को आप रेडिएशन देके भी ठीक कर सकते हो वो जगह पे। रेडिएशन मतलब जैसे हम छाती का एक्सरे निकालते हैं वैसे ट्रीटमेंट को बोलते हैं रेडिएशन। अगर यही पेशेंट स्टेज 2 या स्टेज 3 में जाए तो बहुत टाइम हमको उसको कीमो देके कम करना पड़ता है। कीमोथेरेपी मतलब कुछ एजेंट्स रहते हैं जो कैंसर सेल को किल करते हैं, वो इंजेक्शन के थ्रू या आजकल दवाई भी आती है टैबलेट्स थ्रू, उसको बॉडी में देके उसको कैंसर सेल को नष्ट किया जाता है। और उसको बीमारी जब कम होती है उसके बाद पेशेंट को ऑपरेशन के लिए या रेडिएशन के लिए भेजा जाता है। आयरन में इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी और रेडिएशन। तो स्टेज 3 में सर्जरी का रोल नहीं रहता है, हम उसको सिर्फ पेशेंट को रेडिएशन मतलब एक्सरे ट्रीटमेंट देके, और जो जब थर्ड स्टेज 3 में रहते हैं तो SBRT नहीं कर सकते, हम उसको एडवांस टेक्निक लाइक IMRT और ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक एक साथ यूज करके, और जिसमें डेली स्कैन होता है उसको बोलते हैं इमेज गाइडेंस, ये यूज करके पेशेंट को मिनिमम साइड इफेक्ट देके ज्यादा से ज्यादा क्योर कर सकते हैं। और उसके साथ हम पेशेंट को साथ में कीमो देते हैं जो रेडिएशन का इफेक्ट बढ़ाता है। जी। अगर पेशेंट स्टेज 4 में जाता है तब हमारे पास सिर्फ कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ये दोनों ऑप्शन देते हैं, तब हम सर्जरी और रेडिएशन नहीं देते। रेडिएशन हम स्टेज 4 में कब देते हैं, जब पेशेंट को अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है तो हड्डियों में दर्द कम करने के लिए, ब्रेन में गया है ब्रेन का दर्द कम करने के लिए, या स्पुटम में बार बार खून आ रहा है तो वो लंग के मांस को रेडिएशन देके उसका गांठ कम करने के लिए रेडिएशन देते हैं। पर मेन ट्रीटमेंट उसको रहता है कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी आजकल बोलते हैं। कीमोथेरेपी ये अलग चीज है, इम्यूनोथेरेपी अलग चीज है, टारगेट थेरेपी अलग चीज है। कीमोथेरेपी मतलब टॉक्सिक एजेंट्स रहते हैं, केमिकल एजेंट जो कैंसर सेल को ही हार्म करते हैं, और उसमें से कुछ नॉर्मल टिश्यू को भी हार्म होता है लेकिन वो टॉलरेबल रहता है।
और इम्यूनोथेरेपी मतलब आज के अगर हम कोई कैंसर सेल देखते हैं उसमें कुछ घटक रहते हैं जो कैंसर सेल पे अगर पाए जाते हैं, उसको जो बायोप्सी स्पेसिमन है, अगर हम एग्जामिनेशन को भेजते हैं, अगर एग्जामिनेशन को भेजने के बाद उसमें वो स्टेशन पाया जाता है, वो सेल्स पे स्टेशन मतलब अगर वो स्टेशन वो एक जो हमारा ड्रग है ड्यूरेबल जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी एजेंट, तो वो अगर उसके लिए पॉजिटिव रहेगा तो वो हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करके डिटेक्ट करते हैं वो स्टेशन अवेलेबल है कि नहीं वहाँ वो सेल्स पे, अगर रहेगा तो हम इम्यूनोथेरेपी का इंजेक्शन देके उसको टारगेट करते हैं जिसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो एज स्टेज वाइज अगर स्टेज कैसे डिसाइड करते हैं, बायोप्सी करो, आप सीटी स्कैन करो, पेट स्कैन करो, इससे हम स्टेज को पता चलती है कि बीमारी फेफड़ों में या फेफड़ों से बाहर फैली है। तो जैसे स्टेज पता चलता है हम आगे की ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं और जिससे हम क्योर रेट भी हमारा बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल डॉक्टर विकास की, जो पेशेंट्स पहले से ही लंग कैंसर से जूझ रहे होते हैं, वो अगर उन्हें कोविड अटैक हो रहा होता है तो ये उनके लिए कितना खतरनाक है और क्या कोविड अटैक लंग कैंसर की स्थिति को एग्रेवेट कर सकता है? देखिए आप अगर पहले से ऑलरेडी लंग कैंसर है, हमको पता है कि कोविड इन्फेक्शन लंग को ही पहले अफेक्ट करता है और लंग में वो निमोनिया टाइप इन्फेक्शंस करते हैं, लंग का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑलरेडी अगर पेशेंट लंग कैंसर से अफेक्टेड है तो उसका ऑलरेडी नॉर्मल लंग जो है वो कम रहता है, इसीलिए जब लंग पेशेंट को कोविड इन्फेक्शन होता है तो उसकी सेवेरिटी बढ़ जाती है, मोर्टेलिटी बढ़ती है, मतलब इन आईसीयू में जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट ने जरूर अपना केयर लेना चाहिए कि अपने को कोई प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और ये पेशेंट ने वैक्सीनेशन भी जरूर लेना चाहिए कि जो उसको सेवेरिटी अगर कम रहेगी इन्फेक्शन हुआ तो भी। जी, जी बिल्कुल। वर्ल्ड लंग कैंसर डे पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज़ आप तरह-तरह के पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं और आपके पास ये रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस भी हैं कि कितने तरह के एज के ग्रुप के लोग, कितने तरह के डिफरेंट हैबिट्स के लोग, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, दोनों को आपने देखा होगा लंग कैंसर होते हुए। सो ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू ऑल दोज़ हू आर वाचिंग दिस वीडियो सो दैट वी कैन रेज़ एन अवेयरनेस और इस बीमारी को इंडिया से दूर करने के लिए हम लोग कुछ पहल कर सकते हैं? Yes, so we should quit smoking tobacco in any form, and we should know that it is modified risk factor. हमने जो सिगरेट का पैकेट है उसपे जो लिखा रहता है डेंजर, उसको निग्लेक्ट करके हम जो पी रहे हैं, मतलब हम खुद से ही चीटिंग कर रहे हैं और खुद के शरीर से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम अगर स्मोकिंग क्विट करते तो हम हमारी ही नहीं और आजू-बाजू के लोगों की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। So thank you so much, Dr. Vikas, for sharing your valuable time and insights with MediCircle. We really appreciate Thank you. your comments. Thank you. Thank you, Madi sir. Thank you.